सो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। जैसा कि इस टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में कवर करने की कोशिश की थी, बट इसका लास्ट पार्ट जो है वहाँ पे स्किप हो गया है। तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जो कि ये डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप थोड़ा सा केयरफुली इसको ऑब्ज़र्व करिए। यहाँ पे ये रेड लाइन आप देख रहे हो, रेड स्फीयर। ये रेड स्फीयर क्या है? एक ओरिजिनल स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है? आर है। आर रेडियस का ये ओरिजिनल स्फीयर है, जिसमें हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे क्यू चार्ज इसमें कंसिस्ट कर रहा है, और इसका वॉल्यूम अगर हम कहते हैं वी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर इज वी एंड रेडियस आर इज गिवन। देन इसकी वॉल्यूम चार्ज, बिकॉज इसमें चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका जो चार्ज का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इसको हम रो ले लेते हैं। रो इज़ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसमें हमें तीन पॉइंट्स, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं। एक तो इस स्फीयर के बाहर, दूसरा इस स्फीयर के सरफेस पे, और तीसरा इस स्फीयर के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहला केस हम करते हैं आउटसाइड। तो फर्स्ट केस में आपका आउटसाइड मीन्स आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मीन्स ये आर की वैल्यू जो होगी बाहर। सपोज दैट हमने एक पी पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लिया हुआ है, जो कि यहाँ से ओ सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे है, और ये इसकी रेडियस। सो आर, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ग्रेटर होगी फॉर द आउटसाइड। देन अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहले इस पर कोई एक छोटा सा एरिया एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं। इससे आर डिस्टेंस पे जो हमने ऑब्जर्वेशन पी पॉइंट लिया हुआ है, इस आर डिस्टेंस पे हर डायमेंशन ले तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो जाएगा। अब इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे हमने क्या किया? एक छोटा सा कोई एरिया एलिमेंट यहाँ पे कट किया। ये हमने एरिया एलिमेंट कट किया। देन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड डी, और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। सो आप देख सकते हो दोनों सेम डायरेक्शन में है। इस गॉसियन सरफेस के कहीं भी एरिया एलिमेंट और हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो हर जगह ये दोनों सेम डायरेक्शन में हमें मिलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग पाई टोटल इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कॉस जीरो, क्यों? क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है। उसके बाद हम फाई टोटल की वैल्यू अगर देखें, यहाँ से ई इस सरफेस पे कांस्टेंट ओवरऑल सरफेस पे, देन ई को हमने बाहर कर लिए। इंटीग्रेशन क्या बचा हमारा? डी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1। सो अब यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेट अगर हम कर दें ई इंटू, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये छोटा सा एरिया एलिमेंट, अगर हम पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया निकालें तो बिकॉज स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो ये 5 टोटल की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय द गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? टोटल फ्लक्स फाई टोटल इज इक्वल टू टोटल। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज कितना है? क्यू होगा, बिकॉज ये स्फीयर का टोटल चार्ज कितना है? क्यू हमने अज्यूम कर रखा। सो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। देन अब इस टोटल फ्लक्स, इस इक्वेशन को दोनों को हम क्या इक्वलेट कर देते हैं, बिकॉज दोनों ही टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देन ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एंड एप्सिलॉन नॉट ये इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर आउटसाइड। ये आउटसाइड के लिए हो गया।
अब यहाँ पे एट द सरफेस अगर हम देखें कि सरफेस पे कितनी होगी, एट सरफेस सेकेंड केस, इस सरफेस के केस में अगर हम देखें तो सरफेस के लिए ये जो वैल्यू हो जाएगी आर की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू कैपिटल आर, बिकॉज ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसी सरफेस पे आ जाएगा, तो सो उसके लिए ये जो आर डिस्टेंस है ये इस आर के इक्वल हो जाएगी, सो आर इक्वल टू आर। देन यहाँ पे हम इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें, ये बस हमने स्मॉल आर जगह पे कैपिटल आर पुट कर देना, देन इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अपना 1/4π0 इंटू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये आउटसाइड के लिए, ये एट द सरफेस के लिए। बट ये आप देख सकते हो दोनों ही डेरिवेशन आउटसाइड का और एट द सरफेस ये पिछले डेरिवेशन किस तरह एकदम सेम है। इसमें जो अलग है वो इसके इनसाइड के लिए है। मीन्स अगर हमें इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो हम इसको कैसे करेंगे, ये चीज़ हमें देखना, सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन इसका यही है। तो इसको यहाँ पे डेराइव करने के लिए हम इसी फिगर का यूज़ करेंगे। इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एट द सरफेस हो गया। अब इसके इनसाइड इसके सेंटर से हमने सपोज किया ये आर डैश डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी डैश लिया हुआ है। अब ये इसके इनसाइड में है, सो इसके थ्रू अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो ये इस तरीके का स्फेरिकल सरफेस होगा जिसका रेडियस कितना होगा आर डैश, मतलब जो भी सेंटर्स हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस ले रखी वही इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। अब इसमें आप देख सकते हो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर थोड़ा चार्ज, कुछ ना कुछ चार्ज क्या हो रहा है, इनक्लोज हो रहा है। जैसे ये पूरे स्फीयर का चार्ज देखें तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कितना है, क्यों है। अगर हम इसमें देखें यहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज हो रहा है, इसको अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें, इसको दिखा सकते हैं क्यू डैश। और इस स्मॉल स्फीयर का जो वॉल्यूम है इसको हम एज्यूम कर लें वी डैश। वी डैश वॉल्यूम इसका है इस गॉसियन सरफेस का, इसके जो इनसाइड है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से एक फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं। अब इसका थर्ड केस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थर्ड केस सॉल्व करने के लिए थर्ड केस है inside the sphere means r dash is less than कैपिटल R। अब यहाँ पे r डैश की वैल्यू लेस होगी किससे, कैपिटल R से। अब आप यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा, ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर इनक्लोज चार्ज हमने क्यू डैश मान रखा है और इसका वॉल्यूम जो है वी डैश। देन अब यहाँ पे हम छोटा सा एरिया कट करते हैं। सपोज ये हमने छोटा सा एरिया कट किया जिसकी डायरेक्शन जो होगी डी ए आउटवर्ड होगी, ये आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। और यहाँ पे इसके अंदर जो क्यू डैश चार्ज इनक्लोज उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप दिखा सकते हो सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। सो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें पाई टोटल की वैल्यू ई इंटू डी ए कॉस 0। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ई को बाहर कर देते हैं बिकॉज ई इस सरफेस पे हर जगह पे क्या होगी, सेम, बिकॉज ये आर डैश डिस्टेंस सेम है। इंटू डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1। देन फाई टोटल इक्वल टू, अगर हम यहाँ से अब देखें तो फाई टोटल की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू डी ए की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। ये हो गया टोटल फ्लक्स। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, बाय द गॉस थ्योरम देखते हैं, गॉस लॉ। अब गॉस लॉ से देखते हैं, इसके अंदर ये गॉस सरफेस क्या है, ये कैसा इनक्लोज सरफेस है। सो इनक्लोज सरफेस में अगर हम देखें यहाँ पे तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट।
अब यहाँ पे नोटिस करने वाले पॉइंट ये है कि हमें क्यू डैश की वैल्यू यहाँ से निकालनी है इन द टर्म ऑफ डेंसिटी। तो हमें क्या पता, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज क्यू डैश अपान, मतलब इस गॉसियन सरफेस का अगर हम चार्ज देखें कितना है, क्यू डैश, वॉल्यूम कितना है, वी डैश। तो सो यहाँ से रो इक्वल टू क्यू डैश अपान वी डैश लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है हर जगह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। तो सो यहाँ पे रो इज इक्वल टू क्यू डैश अपान वी डैश, इस स्मॉल स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूले से ये हम लिख सकते हैं। सो यहाँ से क्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी डैश, एंड रो इंटू वी डैश की वैल्यू क्या है, वी डैश क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस, कैसा है, स्फेरिकल है। सो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश का होल क्यूब, आर डैश का ये होल क्यूब है, आर डैश का होल क्यूब। उसके बाद यहाँ पे क्यू डैश की वैल्यू ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ये गॉस थ्योरम के फॉर्मूले में। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ से पुट करते हैं, देन पाई टोटल इक्वल टू हो जाएगा, क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, रो इंटू 4/3 पाई आर डैश का होल क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, रो इंटू 4 पाई आर डैश क्यूब बाई 3 नीचे आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स अगर हम यहाँ पे देखें, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिखा रहा है, हमें टोटल फ्लक्स दिखा रहा है इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ टोटल फ्लक्स दिखा रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में। सो दोनों इक्वेशन को इक्वलेट कर देंगे बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड से ए इंटू 4 पाई आर डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू रो इंटू 4 पाई आर डैश का होल क्यूब पाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, उसके बाद यहाँ से आर डैश स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, जिसमें से 1 आर डैश बच जाता है, देन ई इक्वल टू क्या हो जाता है, 3 रो इंटू आर डैश बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रो 3 एप्सिलॉन नॉट जो है कांस्टेंट होगा, तो जिससे हम ये बोल सकते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। यहाँ पे ये हो गया इनसाइड में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और ये यहाँ से हमें प्रूफ होता है कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिस्टेंस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप देख सकते हो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे मिल रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रही है डिस्टेंस के। अब इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रा करेंगे। अब इसमें हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमने एक नॉन कंडक्टिंग जो भी स्फीयर लिया था इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ये हमने ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर। अब यहाँ पे डिस्टेंस अगर ये देखें, ये क्या दिखा रहा, r इक्वल टू आर, और ये रीजन दिखा रहा r इज लेस देन आर, और इधर रीजन दिखा रहा r इज ग्रेटर देन आर। मीन्स ये रेडियस के लिए पॉइंट है, और ये लेस देन मीन्स इनसाइड पॉइंट है, ये आउटसाइड के लिए डिस्टेंस है। देन यहाँ पे देखें तो हमने पिछले जो यहाँ पे देखा इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनसाइड के लिए ई इनसाइड के लिए आ रहा फॉर्मूला माना रो इंटू आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ की r इज लेस देन r है। और दूसरा था आउटसाइड के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर, जब r इज ग्रेटर देन कैपिटल R।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इसका जो ग्राफ होगा इनसाइड के लिए, ग्राफ एकदम से स्ट्रेट होगा इस तरीके से। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इसके इनसाइड में, और जैसे ही आउटसाइड के लिए हम बात करते हैं तो ये इस तरीके से ये ग्राफ इस तरीके से मूव करता जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, उसके सरफेस पे है। सो इस तरीके से ये जो है डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इसमें एक डेरिवेशन चैप्टर में और बचा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। जैसे कि आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू। जैसे एक्सियल पोजीशन के लिए सबसे पहले निकाला था, एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, E = 1/4πε0 2p/r³। और दूसरा हमने निकाला था इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए E = 1/4πε0 p/r³। ये अलग अलग हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे। अभी जो हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू द डायपोल बट एट एनी पॉइंट, एक जनरल पॉइंट पे। तो जनरल पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक डायपोल एज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये सपोज माइनस ये है प्लस की चार्ज, ये इसका सेंटर O। तो इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन P की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, माइनस से प्लस की तरफ। अब यहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट एज्यूम किया हुआ है, ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। ये जो है इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है, सेंटर से आप देख सकते हैं ये R डिस्टेंस पे ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे ये देख सकते हो आप, ना ये एक्सियल पोजीशन, एक्सियल मीन्स इसके अलॉन्ग है, ना ही इक्वेटोरियल मीन्स इसके परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे एट एनी पॉइंट एक जनरल पॉइंट है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए अब सपोज करते हैं इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है R, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P के बीच का जो एंगल है इसे मान लेते हैं ये थीटा है। अब ये थीटा एंगल अगर है ये, अब बिकॉज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो हम इसके दो कंपोनेंट्स कर देते हैं। तो एक कंपोनेंट तो इसका हो जाएगा P1 की वैल्यू हो जाएगी P cos थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंपोनेंट इसका P1 किया P cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसके जस्ट परपेंडिकुलर आएगा यहाँ पे P2 की वैल्यू होगी P sin थीटा, बिकॉज इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट P2 = P। ये P का हमने दो कंपोनेंट किया, एक किया हमने P cos थीटा, एक दूसरा किया P2 P sin थीटा आएगा। तो इसके कंपोनेंट करने पे आप देख सकते हो कि P1 के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट क्या है, एक्सियल पोजीशन है। अगर हम इसका P1 के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है, इसका एक्सियल पोजीशन है। और यहाँ पे अगर हम P2 के रिस्पेक्ट में देखें तो ये इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इक्वेटोरियल होगा, बिकॉज अगर हम ये एक डायपोल मान लें इस तरीके से, और यहाँ पे ये एक डायपोल ले लें। अब सोचो कि आप डायपोल ये अगर होती जिसके अलॉन्ग P1 है, P1 के अलॉन्ग ये पॉइंट क्या एक्सियल है, और ये अगर डायपोल होता तो इस डायपोल के अलॉन्ग P2 के अलॉन्ग ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन। देख सकते हो आप इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट पॉइंट पे है ये। तो सो इसके थ्रू अगर हम देखें इसके एक्सियल के थ्रू P1 के थ्रू एक्सियल पोजीशन बन रही है, तो P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसे बोल सकते हैं हम लोग एक्सियल।
और दूसरा जो होगा इसके अलॉन्ग, अब ये जो होगा इसके लिए इक्वेटोरियल में क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट पैरेलल होती थी। पैरेलल होने का मतलब यहाँ पे इसके थ्रू इलेक्ट्रिक, इसके P2 एक्सियल का आप ध्यान दीजिएगा, ये P1 एक्सियल के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है ई एक्सियल, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सोचो आप डायपोल है, ये डायपोल है, इसकी एक्सियल इसका इसके जस्ट अपोजिट होगी। यहाँ पे अगर हम बनाएं तो ये होगी ई इक्वेटोरियल इस तरीके से, और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, और इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हमें यहाँ पे फाइंड करना ई नेट की वैल्यू। तो ई नेट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेटोरियल ई एक्सियल चाहिए। तो हमें क्या पता है, एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये कितनी होती है, यहाँ पे हम इसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्मॉल के से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला एक्सियल के लिए, ये पूरे की जगह पे हमने के पुट कर दिया, के इंटू 2p बाई आर क्यू, ये हो गया एक्सियल इसकी वैल्यू। और ई इक्वेटोरियल की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे स्मॉल के, फिर से देख सकते हो आप, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू हमने स्मॉल के एज्यूम कर लिया, मीन्स स्मॉल के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ। सो ये हो जाएगा स्मॉल के P/R³। अब आप इसमें एक चीज़ थोड़ा सा देख सकते हो, कॉमन क्या है, KP/R³, KP/R³। ओके, अब यहाँ पे यहाँ पे क्या है, डायपोल मोमेंट P1 है, यहाँ पे क्या है, ये डायपोल मोमेंट इसके लिए ये P2 है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, अगर स्मॉल के 2 इंटू P1 की वैल्यू क्या है, P cos थीटा बाई R², और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल के P साइन थीटा अपान R²। अब इसमें आप देख सकते हो KP/R³, KP/R³ KP/R³ कॉमन है दोनों में ये वैल्यू सेम दिख रही है। तो सो हम एज्यूम करते हैं स्मॉल KP/R³ स्मॉल KP/R³ इक्वल टू ए एज्यूम कर लेते हैं, ये क्योंकि दोनों में ये जो है कांस्टेंट है। तो सो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ई एक्सियल की वैल्यू, यहाँ पे हमने KP/R³ जगह पे ए रख दिया, देन A 2A cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा A साइन थीटा। ये हो गया इक्वेटोरियल ई एक्सियल की वैल्यू। अब अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ई नेट, ये एट एनी पॉइंट के लिए, देन ये आप देख सकते हो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ई नेट की वैल्यू जो हो जाएगी, ई एक्सियल का होल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर, दोनों को होल स्क्वायर के इक्वल होगा। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमें ई नेट की वैल्यू पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ई एक्सियल का स्क्वायर यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, देन ई एक्सियल की वैल्यू आपने अभी जो निकाली है, ई एक्सियल की वैल्यू देख सकते हो आप, 2A cos थीटा, इक्वेटोरियल की वैल्यू A साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2A cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस A साइन थीटा का होल स्क्वायर, देन इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे ए स्क्वायर आप देख सकते हो दोनों में कॉमन है, बट ए स्क्वायर को हम बाहर कर देते हैं। ए स्क्वायर बाहर आके ए हो जाएगा, अंडर रूट बच क्या रहा है हमारा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए की वैल्यू वापस से हम पुट कर देते हैं, जो कि हमने ए की वैल्यू क्या लिया था, के पी अपान आर क्यूब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ई नेट की वैल्यू। देन यहाँ से ई नेट की वैल्यू हमारी आ जाएगी, अच्छा के की वैल्यू हमने क्या लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के की वैल्यू हमने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू स्मॉल पी अपान आर क्यूब अंडर रूट, अब यहाँ पे क्या बच रहा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एट एनी पॉइंट, ये किसी भी अलग अलग पॉइंट के लिए। तो अगर हम यहाँ पे स्पेशल केसेस देखें, केस फर्स्ट, अगर यहीं से हमें इक्वेटोरियल का लाना हो या एक्सियल की लानी हो तो हम कर सकते हैं। तो पहला केस है केस फर्स्ट में एक्सियल के लिए। अच्छा एक्सियल के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर हम कोई पॉइंट इसी के लॉन्ग एक्सियल लेंगे तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और इक्वेटोरियल के लिए ये वैल्यू थीटा की वैल्यू यहाँ कहीं पॉइंट होगी तो ये 90 हो जाएगी। देन एक्सियल के लिए थीटा की वैल्यू हो गई हमारी 0, नाउ पुट द वैल्यू, देन ई एक्सियल की वैल्यू देख सकते हो आपकी वापस से आ जाएगी यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब इंटू, अब आप सोचो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप 0 पुट करते हो तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1, और यहाँ पे 0 पुट करते हो तो ये हो जाएगी पूरी की पूरी 0, बिकॉज साइन 0 की वैल्यू 0, और यहाँ 0 पुट करते हो तो 1 मीन्स यहाँ बचेगा 4 का अंडर रूट करोगे 2 आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे लग गया, यही तो वैल्यू हमने पढ़ी हुई है। और ई इक्वेटोरियल का अगर हम देखें, इक्वेटोरियल के लिए हम देखें यहाँ पे केस 2 में इक्वेटोरियल के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी 90, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरा टर्म ख़त्म, देन sin 90 की वैल्यू 1 की अंडर रूट 1 आएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा ई इक्वेटोरियल की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब, बिकॉज इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। देन इस तरीके से ये कंप्लीट होता है।